हेलो एवरीवन, आई एम ज्योत्सना एंड इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा टीआईएफआर मुंबई एंड टीआईएफआर हैदराबाद के इंटरव्यू का एक्सपीरियंस। सो टीआईएफआर का जो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है वो दिसंबर में होता है एंड उसके बाद आपको कॉल लेटर्स आता है इंटरव्यू के लिए। तो अगर आपने फॉर्म में इंटरव्यू के लिए मुंबई एंड हैदराबाद दोनों सेलेक्ट किया है पीएचडी ज्वाइन करने के लिए, तो आपको दोनों जगह से कॉल लेटर आ सकता है। और अगर आपने कोई एक ही सेलेक्ट किया है तो आपको फिर वहाँ से ही आने के चांसेस हैं। तो मैंने दोनों सेलेक्ट किए थे, तो मुझे दोनों जगह से कॉल लेटर आया था। एंड जो इंटरव्यू की डेट्स होती है वो ऑलमोस्ट पास पास ही होती है दोनों जगह की। तो आई थिंक 4 से 5 दिन का गैप होता है। तो आप एक ही ट्रिप में दोनों इंटरव्यू कर सकते हो, पहले जहाँ भी पहले अगर हैदराबाद है तो हैदराबाद एंड देन मुंबई। तो मेरे केस में मेरा पहला इंटरव्यू हैदराबाद था एंड देन मुंबई था। तो मार्च में इंटरव्यू होता है, जनरली मिड ऑफ मार्च में या फिर मार्च में मिड या फिर मिड के बाद में ही इंटरव्यू होते हैं। तो मेरा पहला इंटरव्यू हैदराबाद था। तो एक्चुअली मेरा हैदराबाद का इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ था एंड मुंबई का हुआ था, बिकॉज मैंने पहला इंटरव्यू दिया था अपना हैदराबाद में और मुझे इतना आइडिया नहीं था कि कैसे इंटरव्यू को कैसे इंटरव्यू देते हैं एंड मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं था। तो मैं बहुत सी चीज़ों को लेकर अटक गई थी इंटरव्यू में, तो उस वजह से आई थिंक मेरा हैदराबाद का क्लियर नहीं हुआ था, बट मुंबई का मेरा हो गया था। तो कैसे मैंने मतलब एक इंटरव्यू से सीखा कि कैसे चीज़ों को टैकल करना है एंड दूसरे इंटरव्यू में उसको यूटिलाइज किया जिससे मेरा वो क्लियर भी हुआ। तो वही आई थिंक मैं एक्सपीरियंस आपके साथ भी शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि आई नो आप में से बहुत लोग पहली बार इंटरव्यू दे रहे होंगे एंड बहुत ज़रूरी होता है कि हमें पहले से थोड़ा बहुत आइडिया हो कि इंटरव्यू कैसे जाता है, कैसे वहाँ पर किस तरीके के क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं, कैसे हमें उन्हें टैकल करना है ताकि हमें हेल्प मिले। तो इसीलिए आई थिंक it will be very helpful video for all of those persons who are giving interview for the first time. So मेरा इंटरव्यू सबसे पहले हैदराबाद में था। तो पैनल में जनरली 4 से 5 लोग होते हैं एंड मोस्ट प्रोबेबली सब डिफरेंट ही ब्रांचेस से होता है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, या फिर कुछ दो लोग सेम से भी हो सकते हैं। बट मोस्टली पैनल जो है वो काफ़ी वैरायटी की ब्रांचेस से होता है। तो एंड एक एक करके क्वेश्चंस पूछते हैं। तो आपसे पहले पूछा जाता है कि मतलब आपका इंटरेस्ट ऑफ टॉपिक क्या है, तो देन उससे शुरू होता है। बट ज़रूरी नहीं है कि आपने जो टॉपिक बताया है उससे ही क्वेश्चंस पूछे जाएं। मोस्टली स्टार्टिंग में सब उसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन अगर कोई डिफरेंट पैनल का भी बैठा है, डिफरेंट फील्ड का भी कोई प्रोफेसर या कोई पर्सन है वहाँ पे, तो चांसेस है कि कुछ आपके जो आपने जो अपना एक बनाया है सर्कल की यहाँ से टॉपिक से मैं चाहता हूँ कि क्वेश्चन पूछे, उससे एक आध क्वेश्चन बाहर भी हो सकता है, बट वो क्वेश्चन इजी होता है, इंट्यूटिव होता है, तो आप सोच के आंसर दे सकते हो, इतने टफ नहीं होते हैं जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है। तो जब मेरा इंटरव्यू शुरू हुआ था तो सबसे पहले एक सर ने मुझे पूछा, तो मैंने अपना इंटरेस्ट स्पेक्ट्रोस्कोपी बताया था। तो उनका पहला ही क्वेश्चन था कि एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है। तो फिर मैंने डेफिनेशन समझाई थी पूरी एनएमआर की एंड फिर उन्होंने मुझे पूछा कि कैसे क्योंकि मैंने बोला था कि न्यूक्लियर स्पिन का फ्लिपिंग जो होती है उससे हम स्टडी करते हैं एनएमआर में। तो फिर उन्होंने पूछा था कि कैसे फ्लिपिंग होती है। तो फिर मैंने पूरा डायग्राम बनाया था कि कैसे ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में रेडियो फ्रिक्वेंसी को अब्जॉर्प्शन से फ्लिपिंग होती है। तो फिर वहाँ तक सब ठीक था एंड फिर उन्होंने तीसरा क्वेश्चन ये पूछा था कि क्यों हो रही है फ्लिपिंग। तो उसका आंसर मैंने उस टाइम ये दिया था कि पॉपुलेशन रेशियो जो है वो उसकी वजह से, पॉपुलेशन डिफरेंस की वजह से, क्योंकि ग्राउंड स्टेट पॉपुलेटेड है एंड एक्साइटेड स्टेट लेस पॉपुलेटेड है, तो उसकी वजह से अगर पॉपुलेशन सेम हो जाएगी तो फिर एनएमआर का अब्जॉर्प्शन स्टॉप हो जाता है अगर पॉपुलेशन इक्वल हो जाए उस केस में। तो फिर यहाँ तक आई थिंक सब ठीक चल रहा था, बट उसके बाद मुझे एक क्वेश्चन पूछा गया जिसमें मैं इतनी अटक गई थी कि मेरा पूरा फ्लो ही खराब हो गया था इंटरव्यू का। एंड मैं ये मानती हूँ कि शायद उसी वजह से मेरा सिलेक्शन भी नहीं हुआ टीआईएफआर हैदराबाद के इंटरव्यू में। तो फोर्थ क्वेश्चन ये था कि ये जो ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट है, इनके बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है वो आप कैसे फाइंड आउट करोगे। एंड आई नो इट्स वेरी इजी टू थिंक नाउ एंड मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप में से बहुत लोग अगर इसका आंसर जानते हो, बट उस टाइम मैं नहीं सोच पा रही थी और मैं बहुत अटक गई थी।
इवन मेरे 20 से 25 मिनट इसी क्वेश्चन को सोचने में निकल गए थे और मेरा पूरा इंटरव्यू का फ्लो ही ख़त्म हो गया था उस वक्त। तो यही और बीच बीच में वो लोग मुझे काफ़ी हिंट भी दे रहे थे, बट मैं कैच ही नहीं कर पा रही थी हिंट, और मैं काफ़ी ऐसे रिजिड हो गई थी कुछ सोच को लेकर कि यही होना चाहिए और क्या हो सकता है और कौन सा आंसर हो सकता है। तो उस वजह से मैं सही आंसर नहीं निकाल पाई। बट आई होप आपको पता ही होगा कि ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट का पॉपुलेशन रेशियो जो है वो बोल्ट्जमान फार्मूले से हम दे सकते हैं। बोल्ट्जमान फार्मूला में जो एक्सपोनेंशियल की पावर में जो होता है वो उन दोनों का एनर्जी डिफरेंस होता है। तो बोल्ट्जमान पॉपुलेशन जो रेशियो है उससे बोल्ट्जमान फार्मूला को यूज़ करके हम उसका एनर्जी डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। ये उन्होंने मुझे लास्ट में आंसर बता दिया था कि आप इतना सोच रहे थे, इतना इजी सा आंसर था ये तो, बट उस टाइम नहीं सोच पाए थे। अब तो फिर बहुत फ्लो ख़राब हो गया था उस टाइम। बट उसके बाद एक ऑर्गेनिक के भी प्रोफेसर थे, उन्होंने मुझे ऑर्गेनिक के भी क्वेश्चन पूछे थे, जैसे कि अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन पूछी थी, माइकल अटैक पूछा था, माइकल रिएक्शन, माइकल एक्सेप्टर क्या होते हैं, डोनर क्या होते हैं, फिर अल्डोल और माइकल का जो कॉम्बिनेशन होता है जिसे हम आई थिंक रॉबिन्सन एमुलेशन कहते हैं, वो भी पूछा था। एंड उसके अलावा मुझे कुछ एक और नेम रिएक्शन पूछी थी जो अभी मुझे रिकॉल नहीं हो रही है, बट नेम रिएक्शंस मोस्टली वो पूछते हैं, जैसे कि मैनिश रिएक्शन हो गई, माइकल रिएक्शन हो गई, ऐसे नेम रिएक्शन पूछे जाने के चांसेस काफ़ी होते हैं। एंड फाइनली मुझे एक ग्राफिकल क्वेश्चन पूछा गया था, तो ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन वो पूछते ही हैं, ये आप जानने के लिए आपकी ग्राफ्स को लेकर अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी है। तो मुझे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि एक आइस है एंड वो मेल्ट हो रही है रूम टेम्परेचर पे, तो उसका विद टाइम टाइम के वर्सेस उसका एक मतलब आइस है और वो मेल्ट हो रही है, ऐसे ही ओपनली रखा हुआ है, एंड उसका टेम्परेचर वर्सेस टाइम के साथ टेम्परेचर का कर्व बना होता है, वाई एक्सिस पे टेम्परेचर, एक्सिस पे टाइम। तो ऐसे ग्राफिकल क्वेश्चंस भी रहते हैं। तो आप थोड़ा इंटरव्यू की प्रिपरेशन करें तो थोड़ा ग्राफ्स को भी देख लेना, आपको हेल्प होगी। तो उसके 4 दिन बाद मेरा मुंबई का इंटरव्यू था। तो हैदराबाद का इंटरव्यू मुझे पता था मेरा सिलेक्शन नहीं होना है, क्योंकि काफ़ी मैंने देखा, जहाँ तक मुझे लगा कि मेरा फ्लो बहुत ख़राब हो गया था इंटरव्यू को लेकर, और मुझे पता था और वो हुआ भी, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था हैदराबाद में। बट 4 दिन बाद मेरा मुंबई का इंटरव्यू था, तो मुझे पता था मेरा इंटरव्यू बहुत ख़राब गया है, बट मैंने उस चीज़ को छोड़ के मुंबई का भी 2 दिन मैंने फिर भी पढ़ाई की थी कि 4 दिन बाद इंटरव्यू है तो चलो थोड़ा देख लेते हैं फिर से। तो फिर मैंने उस चीज़ का अपने नेक्स्ट इंटरव्यू पे इफेक्ट नहीं आने दिया, एंड मैंने उल्टा सीखने की कोशिश की कि चलो ख़राब हुआ है, बट अभी आगे इंटरव्यू में ध्यान रखेंगे कि कैसे अगर अटकना नहीं है क्वेश्चन पे, कैसे कोई हिंट दे रहा है तो उसको समझना है, उसको कैच करना है, ताकि हम सॉल्व कर पाए क्वेश्चन। तो मुंबई का इंटरव्यू भी सेम 4 लोगों का पैनल था। तो मैं जस्ट गई, एंटर किया, मैं बैठी, और एक मैम थे, उन्होंने मुझे क्वेश्चन शुरू ही ऐसे किया। तो एक 200 या 250 ml की छोटी सी जो बिस्लेरी की बॉटल होती है वो पड़ी थी। तो उन्होंने मुझे पूछा कि कैन यू सी द वाटर इनसाइड दिस बॉटल, एंड आई सेड यस आई कैन सी, बट देन शी सेड दैट वाटर डजंट अब्सॉर्ब लाइट एंड इट इज़ कलरलेस, देन हाउ कैन यू सी वाटर इनसाइड दिस बॉटल। एंड मैं एक मिनट के लिए मैंने सोचा, एंड देन मैंने थोड़ा आंसर करने की कोशिश की, एंड आई सेड कि ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट यू कैन सी द लेवल ऑफ water filled inside the bottle. So I said that I can see that water is present till this level because of this scattering of light. So then she said okay, and then she asked me the definition of scattering, and I told her the definition of scattering, and then she also asked me to find the number of water molecules present in this 250 ml of water bottle. So ऐसे कुछ कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन भी पूछते हैं, क्योंकि हम जब लैब में काम करते हैं तो हमें कई बार मोलैरिटी कैलकुलेट करनी होती है, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना होता है। तो आई थिंक इसीलिए वो लोग ये देखने के लिए कि आप कितने कैलकुलेशंस, लैब रिलेटेड कैलकुलेशन को लेकर अच्छे हों, तो मुझे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर उस 250 ml बॉटल में पूछा था, तो मैंने बोर्ड पे कैलकुलेशन करके निकाल दिया था। तो वहाँ तक सब सही था। एंड देन नेक्स्ट जो सर बैठे थे उन्होंने मुझे पूछा कि आप और क्या प्रेफर करोगे टॉपिक, तो मैंने स्पेक्ट्रोस्कोपी फिर से बोला था।
तो फिर उन्होंने एनएमआर से ही स्टार्ट किया, एनएमआर क्या होता है, कैसे फ्लिपिंग होती है, मैंने बताया। एंड यू वॉन्ट बिलीव, उन्होंने मुझे सेम क्वेश्चन पूछा कि आप ये एनर्जी क्या कैसे फाइंड करोगे, और मैंने 5 सेकंड भी नहीं लगाए सोचने में, और मैंने फटाफट आंसर बता दिया कि कैसे बोल्ट्जमान फार्मूले से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि एक क्वेश्चन जिसने मेरा पहला एक इंटरव्यू इतना ख़राब कर दिया था, जिसने मुझे इतना नर्वस कर दिया था एक इंटरव्यू में, वो मुझे इतना कॉन्फिडेंट फील करवा रहा है इस इंटरव्यू में। तो वो फार्मूला लिखते ही, वो आंसर देते ही मेरा कॉन्फिडेंस एकदम ऐसे हो गया था कि अच्छा जा रहा है मेरा इंटरव्यू। तो एक कोई अगर इंटरव्यू खराब हो रहा है तो उसको उसको लेकर दुखी नहीं होना है, वो अगले इंटरव्यू में आपका हेल्पफुल भी हो सकता है। तो मेरे साथ तो यही हुआ, मुझे एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन पूछा था और मैंने आंसर दे दिया था क्योंकि मैं प्रिपेयर थी उस क्वेश्चन के लिए। देन उसके बाद मुझे वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी से भी क्वेश्चन पूछे, रोटेशनल से भी पूछे थे, जैसे कि कौन सी लाइट अब्जॉर्ब होती है। वाइब्रेशनल में मुझे फॉर्मूला भी पूछा था फ्रीक्वेंसी का, जो 1/2π√k/μ होता है। देन के जो होता है फोर्स कांस्टेंट होता है, तो मुझे पूछा था कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, इन तीनों में से किसका फ्रीक्वेंसी हाई होगा, ऑर्डर लिखो पूरा फ्रीक्वेंसी का, तो वो के डिपेंडेंसी बताना होता है। देन मुझे जो न्यू है रिड्यूस मास, उसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा था कि अगर H2O है या D2O है तो किसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी, तो ऑब्वियसली जैसे मास इंक्रीज होता है फ्रिक्वेंसी डिक्रीज होती है। तो वो भी मुझे पूरा ट्रेंड पूछा था जो मैंने बता दिया था। तो वहाँ तक भी सब सही चल रहा था, एकदम बढ़िया चल रहा था। उसके बाद मुझे ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे। तो एक सर थे, उन्होंने मुझे पूछा कि from where you are, so I said Jodhpur. So then he said, imagine you are traveling from Jodhpur to Jaipur and now draw the curve between acceleration with the time for the train. एंड तो फिर मैंने ड्रॉ कर दिया था एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का कर्व, एंड देन वेलोसिटी वर्सेस टाइम भी उसी में उन्होंने मुझसे ऐड करवा दिया था। तो ऐसे ग्राफिकल क्वेश्चंस तो आई थिंक रहते ही है, जहाँ तक मैंने देखा है और भी लोगों से बात की है। तो आपको थोड़ा ग्राफ्स भी देख लेना अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। तो फिर वहाँ तक मेरा इंटरव्यू फिर ख़त्म हो गया था। इतनी और भी कुछ क्वेश्चंस थे जो मैं अभी इतना रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, बट जो मेजर क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको बता दिए। तो आप जो टॉपिक बताते हो उससे ही मैंने जितना फील किया है, और जितने मेरे और भी जो इंटरव्यू देने आए थे उनसे बात की, जनरली आपको बेसिक्स क्वेश्चन ही पूछते हैं, इतना एकदम डीपली नहीं पूछते हैं कि एकदम जैसा आप सोचते हो कि बहुत टफ क्वेश्चंस होते हैं, बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं होते हैं। बहुत ही मतलब वो आपका ये चेक कर रहे होते हैं कि आपको कितना उस सब्जेक्ट को लेकर बेसिक्स पता है, उस सब्जेक्ट से हम उस सब्जेक्ट को हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्या काम आ सकता है वो आपको पता है। तो इसीलिए बहुत बेसिक्स क्वेश्चंस रहते हैं। एंड अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आप बेसिक अच्छे से आंसर कर सकते हो। एंड अगर आप बुक पढ़ रहे हो इंटरव्यू के लिए तो बहुत अच्छी बात है, बुक से काफ़ी हमें पता चल जाता है कि मतलब कैसे क्या इस चैप्टर के पीछे क्या स्टोरी है, क्यों पढ़ना इम्पॉर्टेंट है, क्या बेसिक है कि ये टेक्निक्स बनाई गई। तो आई थिंक उससे बहुत हेल्प मिलती है। बट ओवरऑल मैं यही कहूँगी कि TFR का इंटरव्यू टफ नहीं होता है। अगर आप लोग इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे हैं और अगर आप लोग देने जा रहे हैं इंटरव्यू, तो मैं यही कहूँगी टफ नहीं है इंटरव्यू। अगर आपको बेसिक अच्छे से पढ़ा हुआ है, आपको पता है कि हम मतलब उनका यूटिलाइजेशन पता है उन टेक्निक्स का, उनका आपको मैकेनिज्म पता है, मैकेनिज्म इन द सेंस कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है वो पता है, तो आप अच्छे से इंटरव्यू दे सकते हो और आई एम श्योर आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। बट ज़्यादा टफ और ज़्यादा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे इतना टफ क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या एकदम डीप जो क्वेश्चंस होते हैं जैसा हम रिटन एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं वैसे क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं। तो एकदम जनरल बेस्ड क्वेश्चन, जनरल इंट्रोडक्शन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं जो आई थिंक अगर हमने सही से पढ़ाई की है तो हम आराम से उनको टैकल कर सकते हैं। एंड उसके अलावा मैं यही कहूँगी कि कई बार अगर आप कुछ क्वेश्चंस में अटक रहे हो तो पैनल आपको कुछ हिंट देकर आपकी हेल्प करने की भी कोशिश करता है। तो उस टाइम आपको उतना पता होना चाहिए कि कैसे उन हिंट को आप कैच कर सकते हो, कैसे सोच सकते हो कि वो क्या हिंट देने की कोशिश कर रहे हैं आपको। तो उससे बहुत हेल्प होगी और आप आंसर निकाल सकते हो उनसे सच में। तो उस टाइम खुद को ऐसे ज़्यादा रिजिड नहीं करना है कि नहीं इसी डायरेक्शन में सोचना चाहिए, थोड़ा डायरेक्शन चेंज करके देखो, आप आंसर आराम से निकाल पाओगे। एंड इंटरव्यू एक्सपीरियंस मैं कहूँगी बहुत अच्छा है।
TIFR हैदराबाद, TIFR मुंबई कैंपस बहुत अच्छे हैं। इवन आप सिटी भी एक्सप्लोर कर सकते हो एक दिन के लिए। तो एंड बहुत फ्रेंडली लोग हैं, तो बहुत हेल्प करते हैं आपको। ऐसा मतलब जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव की बात करूँ तो बहुत फ्रेंडली है। एकदम आराम से इंटरव्यू हो जाता है, बहुत फ्रेंडली इन्वायरमेंट है, तो अच्छे से इंटरव्यू कंडक्ट हो जाता है। एंड अगर आप लोग भी TIFR इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो या किसी और भी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो PhD के लिए, तो बेस्ट ऑफ लक। अपने बेसिक्स अच्छे से तैयार करें, अपने बेसिक्स अच्छे से रेडी कर ले। एंड आई एम श्योर आप लोग अगर आपने अच्छे से पढ़ा है चैप्टर्स के बेसिक्स को और उनके जनरल जो उनका मतलब यूज़ है जो हमारी टेक्निक्स का, तो आप अच्छे से कर पाओगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग इंटरव्यूज। थैंक यू।